एक बार फिर मैं आप सभी के सामने उपस्थित हुआ हूं एक विशेष हार्मोन संबंधी रोग के बारे में चर्चा करने के लिए। महिलाएं अक्सर हमारे पास शर्मनाक परिस्थितियों का सामना करते हुए आती हैं और यह शर्मनाक स्थिति शरीर पर अवांछित बाल उगने के कारण उत्पन्न होती है, जिसे डॉक्टरों की भाषा में हम हर्सुटिज्म कहते हैं। आमतौर पर 5 से 10% महिलाएं 15 से 45 वर्ष की उम्र के बीच इस रोग से पीड़ित होती हैं। यह जितना सामाजिक समस्याओं को जन्म देता है, उतना ही इससे विभिन्न शारीरिक और मानसिक रोग भी हो सकते हैं, और अगर यह गंभीर स्तर पर पहुंच जाए तो इससे सामाजिक और पारिवारिक संकट भी आ सकता है। इसलिए हर्सुटिज्म के बारे में जानना जरूरी है और इस रोग का इलाज करवाना चाहिए। आज हम किन किन बातों पर चर्चा करेंगे। अवांछित बाल क्यों होते हैं, यह किन किन रोगों से संबंधित हो सकता है, इसे कैसे इलाज करना चाहिए और इसे कैसे रोका जा सकता है, यह जानना बहुत जरूरी है। तो आइए आज की मुख्य चर्चा पर आ जाते हैं। मैंने आप लोगों के साथ पहले ही कुछ हार्मोन संबंधी बीमारियों के बारे में बात की है। आप सभी थायराइड ग्रंथि और थायराइड की कमी से ईम होने वाली बीमारियों के बारे में अवगत हैं। थायराइड ग्रंथि हमारे गले के सामने वाले हिस्से में स्थित होती है और यह हमारे शरीर के चयापचय को नियंत्रित करने में महत्वपूर्ण भूमिका निभाती है। जब थायराइड हार्मोन की कमी हो जाती है तो शरीर में सुस्ती, वजन बढ़ना, बाल झड़ना और त्वचा का रूखापन जैसी समस्याएं हो सकती हैं। जो बात जाननी जरूरी है वह यह है कि हमारे शरीर में थायराइड ही एकमात्र हार्मोन नहीं है। हमारे शरीर में कई तरह के हार्मोन होते हैं जो अलग अलग ग्रंथियों से निकलते हैं और शरीर के विभिन्न कार्यों को नियंत्रित करते हैं। जैसे डायबिटीज इंसुलिन की कमी से होने वाली बीमारी है। इंसुलिन अग्न्याशय से निकलता है और यह हमारे शरीर में शर्करा के स्तर को नियंत्रित करता है। जब शरीर में इंसुलिन की कमी हो जाती है तो रक्त में शर्करा का स्तर बढ़ जाता है, जिससे डायबिटीज जैसी गंभीर बीमारी हो सकती है। ठीक उसी तरह शरीर में अनचाहे बाल उगने का कारण भी कुछ हार्मोनों का असंतुलन होता है। इन हार्मोनों को हम सेक्स हार्मोन कहते हैं। नाम से ही स्पष्ट है कि ये हार्मोन हमारे लिंग निर्धारण में विशेष भूमिका निभाते हैं। पुरुषों के शरीर में मुख्य सेक्स हार्मोन को टेस्टोस्टेरोन मूर्छियस कहा जाता है। यह हार्मोन अंडकोश से निकलता है और यह पुरुषों के शारीरिक विकास, मांसपेशियों की वृद्धि, हड्डियों की मजबूती और यौन विशेषताओं के विकास में महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इसी टेस्टोस्टेरोन या पुरुष हार्मोन के प्रभाव से उसके चेहरे पर दाढ़ी मूंछ आती है, उसका शरीर पुरुष जैसा बनता है, उसकी आवाज भारी होती है और अन्य शारीरिक परिवर्तन होते हैं। महिलाओं के मामले में मुख्य सेक्स हार्मोन एस्ट्रोजन होता है। हम इसे स्त्री हार्मोन भी कह सकते हैं। यह ओवरी या डिंबाशय से आता है। एस्ट्रोजन महिलाओं के शरीर में त्वचा कोमल बनाता है, की आवाज को मधुर और स्त्री सुलभ बनाता है और स्त्री रूप के विकास में मदद करता है। इसके अलावा एस्ट्रोजन महिलाओं के मासिक चक्र को नियमित रखता है और प्रजनन क्षमता को बनाए रखने में भी महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। उनके स्तनों का विकास होता है और इसी वजह से वे गर्भधारण करने में सक्षम होती हैं। जो बात याद रखनी चाहिए वह यह है कि इस पुरुष के शरीर में टेस्टोस्टेरोन के अलावा थोड़ी मात्रा में एस्ट्रोजन भी होता है। उसी तरह एक महिला के शरीर में एस्ट्रोजन के अलावा थोड़ी मात्रा में टेस्टोस्टेरोन या पुरुष हार्मोन भी होता है। ये दोनों हार्मोन हमारे शरीर में एक सूक्ष्म संतुलन बनाए रखते हैं, जिसे हार्मोनल बैलेंस कहा जाता है। अगर किसी कारण से यह संतुलन बिगड़ जाए, यानी किसी महिला के शरीर में पुरुष हार्मोन या टेस्टोस्टेरोन की मात्रा महिला हार्मोन या एस्ट्रोजन की तुलना में बढ़ जाए, तो कई तरह की अनचाही घटनाएं होती हैं। यह असंतुलन शरीर यट के अलग अलग हिस्सों में अनचाहे बाल के रूप में प्रकट होता है, जैसे चेहरे, छाती, पीठ या पेट पर बाल आना। इसे हम हर्सुटिज्म कहते हैं। हर्सुटिज्म एक ऐसी स्थिति है जिसमें महिलाओं के शरीर में पुरुष हार्मोन की अधिकता के कारण पुरुषों की तरह मोटे और गहरे बाल उगने लगते हैं। ये समस्या न केवल शारीरिक रूप से बल्कि मानसिक और सामाजिक रूप से भी महिलाओं को प्रभावित कर सकती है। महिलाओं के शरीर में टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाने पर
और भी कई तरह की समस्याएं हो सकती हैं, जैसे मासिक धर्म में अनियमितता, मुंहासे, बाल झड़ना और कभी-कभी बांझपन जैसी समस्याएं भी हो सकती हैं। इसलिए हार्मोनल संतुलन बनाए रखना हमारे अच्छे स्वास्थ्य के लिए अत्यंत आवश्यक है। या फिर इससे भी ज्यादा, मामला असल में इतना गंभीर क्यों हो रहा है, ऐसा भी हो सकता है। अधिकतर मामलों में इन मरीजों की पारिवारिक या व्यक्तिगत इतिहास होता है, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, खून में कोलेस्ट्रॉल या फैटी लिवर जैसी कोई समस्या। जब लड़की का मासिक चक्र शुरू होता है तो देखा जाता है कि शुरू से ही वह अनियमित रहता है और सामाजिक परिवेश के कारण वह एक समय के बाद मोटी हो जाती है। वर्तमान में हमारे समाज में बहुत बड़ा बदलाव आ गया है। हम शारीरिक श्रम के बिल्कुल भी अभ्यस्त नहीं हैं। हम रोजाना उच्च वसा युक्त भोजन, कैलोरी युक्त भोजन, फास्ट फूड, तैलीय, मीठे प्रकार के भोजन खाते हैं। हमारे बच्चे और इस उम्र की महिलाएं, लड़कियां, देखा जाता है कि वे खास तौर पर सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, कंप्यूटर, टीवी की लत में हैं। उनका कोई शारीरिक श्रम नहीं होता। नतीजतन हमारे कैलोरी सेवन और कैलोरी खर्च के बीच जो असंतुलन बनता है, उससे ये लड़कियां मोटी हो जाती हैं। मोटी होने पर उनके शरीर में इंसुलिन नामक हार्मोन काम नहीं कर पाता। इसे हम इंसुलिन रेजिस्टेंस कहते हैं। इसे समझने के भी कुछ तरीके हैं, जैसे उसके पेट का मध्य भाग मोटा हो रहा है, उसकी गर्दन के पीछे काली और मोटी हो रही है, और देखा जाता है कि महिलाओं के मामले में गर्भावस्था के दौरान डायबिटीज या अधिक वजन वाले बच्चे के जन्म का इतिहास होता है। इन सभी महिलाओं में पीसीओएस होने की संभावना अधिक होती है। जब इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है तो टेस्टोस्टेरोन की मात्रा अप्रत्यक्ष रूप से बढ़ जाती है। चेहरे पर अतिरिक्त बाल उग आते हैं, मासिक चक्र अनियमित हो जाता है, कभी कभी वह बंद भी हो जाता है, और ऐसी स्थिति में वे हमारे पास इलाज के लिए आती हैं। अगर यह दीर्घकालिक हो जाए तो आगे चलकर गर्भधारण असंभव हो जाता है और बार बार गर्भपात हो सकता है। अब हम अगले विषय पर आते हैं कि हर्सुटिज्म का इलाज क्यों जरूरी है, और जब मरीज हमारे पास आते हैं तो हम कौन कौन से जांच करते हैं। जब कोई मरीज अवांछित बालों की समस्या लेकर हमारे पास आती है तो सबसे पहले हम उसकी हिस्ट्री लेकर कारण जानने की कोशिश करते हैं। रेड अलर्ट साइन, जो मैंने पहले ही बताया है कि कितने समय से ये बाल हैं, बालों की मात्रा कितनी है, अन्य शारीरिक परिवर्तन है या नहीं, देखकर हम सबसे पहले ट्यूमर संबंधी कारण को बाहर कर देते हैं। उसके बाद हम पीसीओएस के इलाज पर ध्यान केंद्रित करते हैं। इस बीमारी में इलाज क्यों जरूरी है, यह जानना भी जरूरी है, क्योंकि इसके कारण उसे सामाजिक रूप से अपमानित होना पड़ता है, खासकर चेहरे के बालों के लिए। अगर यह दीर्घकालिक हो जाए तो कई तरह की शारीरिक समस्याएं हो सकती हैं, जैसे डायबिटीज, हाई ब्लड प्रेशर, खून में कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर। कई मामलों में लंबे समय तक मासिक धर्म बंद रहने पर गर्भाशय का कैंसर होने की संभावना रहती है। अक्सर इसके कारण गर्भपात हो सकता है या महिलाएं बांझपन का शिकार हो सकती हैं। हालांकि सही समय पर इलाज लेने से इनमें से कुछ भी नहीं होगा और यह पूरी तरह से ठीक किया जा सकता है। हम जो कुछ जांच करवाते हैं उसे हार्मोन पैनल कहा जाता है, जिसमें वे हार्मोन शामिल होते हैं जिन्हें हम जरूरी मानते हैं। चूंकि इस बीमारी का डायबिटीज और अन्य बीमारियों से संबंध है, हम शुरुआत में डायबिटीज, कोलेस्ट्रॉल, फैटी लिवर आदि की जांच कर लेते हैं। उसके बाद हम इलाज शुरू करते हैं। इलाज कई चरणों में होता है। पहला चरण जो अनिवार्य है वह है हमारी खान पान की आदतों और जीवन शैली को पूरी तरह बदलना। हमारे पास जो कम उम्र की लड़कियां इस समस्या के साथ आती हैं, उन्हें हम कहते हैं कि उन्हें अपना वजन नियंत्रित करना होगा। यह अत्यंत आवश्यक है और इसका कोई विकल्प नहीं है। मूल रूप से खान पान की आदतों में बदलाव ही एकमात्र उपाय है जिससे यह पीसीओएस की बीमारी पूरी तरह से ठीक हो सकती है। क्या करना होगा? तैलीय भोजन, फास्ट फूड, वसा युक्त भोजन, इन सब को बंद करना होगा या महीने में 1 या 2 दिन ही खाना चाहिए। ये अधिकतर समय प्राकृतिक, अप्रक्रिया युक्त भोजन या अनप्रोसेस्ड फूड्स जैसे सब्जियां, फल, मछली, मांस, दूध, अंडे आदि पर्याप्त मात्रा में लेना चाहिए। हर दिन कम से कम आधा घंटा से 1 घंटा तक टहलने या व्यायाम करने की आदत डालनी होगी। जो छात्र छात्राएं हैं उन्हें मैं कहता हूं कि सोशल मीडिया, वीडियो गेम्स, टीवी, कंप्यूटर पर समय बिताना कम करना होगा, बंद करना होगा और शारीरिक गतिविधि की मात्रा बढ़ानी होगी ताकि उनका वजन नियंत्रण में रहे। जब कोई मरीज अपनी खान पान की आदतें और जीवन शैली बदल लेते हैं,
तब दूसरी जो चीज हम करते हैं वह है उन्हें कुछ दवाइयां देना। पहली दवा जो हम आमतौर पर सभी मरीजों को देते हैं वह है मेटफॉर्मिन। इसे सुनकर कई लोग डर जाते हैं क्योंकि मेटफॉर्मिन मुख्य रूप से डायबिटीज की दवा है। वाह, तो फिर पीसीओएस रोग में हम मेटफॉर्मिन का इस्तेमाल क्यों करते हैं? मैंने पहले ही बताया है कि इस बीमारी में इंसुलिन ठीक से काम नहीं कर पाता, इंसुलिन रेजिस्टेंस होता है। मेटफॉर्मिन देने से इंसुलिन अपनी कार्यक्षमता वापस पा लेता है, लेकिन और जब ऐसा होता है तो टेस्टोस्टेरोन कम हो जाता है, बालों की समस्या कम हो जाती है, मासिक धर्म नियमित हो जाता है, गर्भधारण में समस्या दूर हो जाती है और शरीर का वजन भी नियंत्रण में आ जाता है। इसलिए मेटफॉर्मिन एक अनिवार्य दवा है। दूसरी जो दवा हम इस्तेमाल करते हैं वह है गर्भ निरोधक पिल शिट। हम इन्हें 4th जनरेशन पिल भी कहते हैं। कई बार माता पिता डर जाते हैं कि अविवाहित लड़की जिसकी मासिक धर्म नियमित नहीं है उसे मैं पिल क्यों दे रही हूं। याद रखना चाहिए, हमारे शरीर में जब टेस्टोस्टेरोन बढ़ जाता है तो पीसीओएस होता है और इसका इलाज ठीक उल्टा है। इसका इलाज हार्मोन से करना होता है। उल्टा हार्मोन है एस्ट्रोजन जो गर्भ निरोधक पिल में होता है, इसलिए यह इलाज है गर्भ निरोधक पिल किक। गर्भ निरोधक पिल टेस्टोस्टेरोन को कम करता है, बालों की समस्या कम करता है और मासिक धर्म को नियमित करता है। इसके परिणाम स्वरूप बाद में उसकी गर्भधारण की संभावना बढ़ जाती है, इसलिए इसे लेकर चिंता करने की कोई जरूरत नहीं है। और हम अन्य दवाइयां भी इस्तेमाल करते हैं और कुछ मामलों में हम मरीज को बाल हटाने की विधि अपनाने के लिए कहते हैं, जैसे कि वैक्सिंग, ब्लीचिंग, थ्रेडिंग, जो वह पार्लर में या घर पर भी कर सकती है। इसके बारे में कुछ गलत धारणाएं हैं। उनमें से एक यह है कि अगर 1-2 बाल निकाल दिए जाए तो वे दोबारा घने होकर उगते हैं। यह पूरी तरह से गलत धारणा है। कई लोग लेजर से डरते हैं, लेकिन लेजर कराने में कोई खास परेशानी नहीं है। एक बार लेजर कराने पर बालों की घनता और मोटाई लगभग 30% कम हो जाती है, खासकर उन मामलों में जहां बाल बहुत ज्यादा होते हैं। अगर वे चाहें तो हर 6 महीने में एक बार लेजर करवा सकते हैं। और जो लोग सोचते हैं कि नहीं वे दवाओं पर ही रहेंगे, इसमें कोई समस्या नहीं है। लेकिन यहाँ 2 बातें कहना जरूरी है। पहली बात यह है कि एक बार दवा शुरू करने के बाद इसका असर दिखने में कम से कम 3 से 6 महीने का समय लगता है। यह समझना जरूरी है। ये सभी दवाएं पहले से उगे हुए बालों पर कोई असर नहीं करती। ये केवल नए बालों के उगने को रोकती हैं और पुराने बालों के झड़ने में भी कम से कम 3 से 6 महीने का समय लगता है। इसलिए आपको धैर्य रखकर इस समय का इंतजार करना होगा। एक और बात, मरीज अक्सर हमसे पूछते हैं कि यह इलाज कितने दिन तक चलेगा। आईडीए इलाज लगातार 2 साल तक चलाना चाहिए अगर आप पूरी तरह से लाभ पाना चाहते हैं। आपको कुछ खास बातों का बहुत ध्यान रखना होगा ताकि आप अपने आप को सुरक्षित रख सकें और कोई नुकसान ना हो। आपको 2 चीजें याद रखनी होंगी। सबसे पहले अपनी आदतों को पूरी तरह से बदलना जरूरी है और दूसरा अनुशासन बनाए रखना होगा। अगर आप खुद से यह नहीं कर सकते तो आपको मदद लेनी चाहिए ताकि आप इस दिशा में आगे बढ़ सकें। आदरणीय दर्शकों, आशा है कि आज की चर्चा से आपको लाभ हुआ होगा। यदि आपके मन में कोई भी सवाल उठे हों तो आप हमें भेज सकते हैं। हम निश्चित रूप से आपके सवालों का जवाब देने की कोशिश करेंगे। भविष्य में फिर कभी हम आपके साथ किसी अन्य हार्मोन संबंधी बीमारी पर चर्चा करने के लिए उपस्थित होंगे। तब तक आप स्वस्थ रहे, खुश रहे।